जब तक हम आंखें बंद करके रहेंगे और ये बोलेंगे कि पेरेंट्स के पैरों के नीचे तो जन्नत होती है, बाप तो ऐसा ही होता है, माँ तो ऐसी ही होती है, उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, वो तो बुरा सोच ही नहीं सकते, तब तक हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं। रिलेशनशिप विद अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट इज वन ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप। अब अगर नार्सिसिस्ट खुश नहीं है तो किसी को खुश होने का हक नहीं है। तो उसकी खुशी, उसकी मेंटल वेल बीइंग का जो लेवल है वो ऑफन उस पे डिपेंड होता था कि उसकी मम्मी का आज मूड कैसा होगा घर पे। मैं दोबारा ये स्टोरी का किसी भी फॉर्म में रिपीट नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं रुक जाती हूँ। क्या इमेजिन कर सकते हैं आप इस लेवल के ट्रॉमा को? और ये नॉर्मल लड़की थी, ऊपर से नॉर्मल पढ़ाई में अच्छी थी, मार्क्स अच्छे आते थे, बात करने में अच्छी थी, मिलनसार थी, जिसमें एवरेज नॉर्मल जैसे सब लगते हैं उसी तरह की लगेगी, जिसके वैसे ही विशेस होती हैं, वैसे ही ड्रीम्स होते हैं। जैसे शादी के टाइम में जिसकी शादी हो रही होती है वो सेंटर ऑफ अटेंशन होती है, उसकी से होती है, उस समय उसकी वो हर चीज़ की सेंटर पॉइंट होती है। हो सकता है आप में से जो देख रहे हैं उनके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हों, आप कुछ ट्रेट्स, कुछ चीज़ें, कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स आइडेंटिफाई कर पाएँ और बोल सकें कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था या मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। आप चीज़ें समझ पाएँ। ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन ये कहानी नहीं है। काश होती, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ऑब्वियसली नामों को चेंज कर दिया गया है ताकि आइडेंटिटीज़ रिवील ना हो किसी की भी जो नहीं चाहता है, लेकिन सारी बातें बिल्कुल सच हैं। मेरी एक बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी जो मेरे साथ बहुत सालों तक इकट्ठे थी, 11th ग्रेड से इकट्ठे थी और शायद अभी भी वो मेरी बहुत करीबी दोस्त होती, चाहे ही हम ज्योग्राफीज अपार्ट रहते होते, अभी भी शायद मेरी ज़िंदगी का हिस्सा होती, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती, अगर उसकी एक नार्सिसिस्टिक माँ नहीं होती। इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी भी तरह की नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, चाहे वो एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड या वाइफ के साथ हो, नार्सिसिस्टिक इन लॉज के साथ हो, नार्सिसिस्टिक ब्रदर या सिस्टर के साथ हो, या नार्सिसिस्टिक बॉस के साथ हो, या नार्सिसिस्टिक फ्रेंड के साथ हो, बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग होती है, डिमांडिंग होती है, रूइनस होती है, सैबोटाजिंग होती है हमारी मेंटल और साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस के लिए और कभी कभी हमारी फिजिकल वेलबींग के लिए भी। लेकिन इन सब में से अगर कोई नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप है जो शायद सबसे ज़्यादा दुखदाई है और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तरस आता है, वो होती है एक छोटे बच्चे की अपने पेरेंट के साथ जो कि नार्सिसिस्टिक है। और आई थिंक इसमें कोई ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, क्योंकि हर तरह की नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में जहाँ पे लोग अपने आप को ट्रैप महसूस करते हैं, अपने आप को छोड़ने में उस रिलेशनशिप को असमर्थ महसूस करते हैं, या जो भी उनकी लाचारियों के कारण हैं, लेकिन फिर भी उनके पास एक विल पावर होती है, एक सेंस ऑफ सेल्फ होता है, एक इंडिपेंडेंस होती है, एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है। लेकिन एक बच्चा जो होता है वो एटलीस्ट बड़े होने तक अपने पेरेंट के ऊपर पूरी तरह से हर रूप में, हर फॉर्म में, हर चीज़ के लिए, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी के लिए अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट होता है। उसकी खुद की कोई अलग से इंडिपेंडेंस नहीं होती, कोई पावर ही नहीं होती है। तो कितनी ज़्यादा ये पेनफुल चीज़ है अगर पेरेंट ही नार्सिसिस्टिक हो। और ऐसा ही कुछ होता था मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, 11th ग्रेड से मेरे साथ होती थी। काश मैं तब जानती होती कि नार्सिसिज्म क्या होता है, काश मैं तब जानती होती कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट क्या होता है, काश मैं ये चीज़ें जो अब समझती हूँ तब समझती होती, तो शायद मैं उसकी और मदद कर पाती। लेकिन नाम नहीं थे, समझ नहीं थी, लेकिन बातें सब पता थी कि क्या होता है, कैसे वो महसूस करती है, कैसे उसकी ज़िंदगी चलती है, कैसे वो लाचार महसूस करती है, मजबूर महसूस करती है और कभी-कभी सुसाइडल भी महसूस करती है। ये कहानी जो कहानी नहीं है, आई थिंक ये सबसे बेस्ट तरीका है एक्सप्लेन करने का कि एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ रहना एक बच्चे के लिए क्या होता है। तो सबसे पहली तो बात ये है कि एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट का बच्चा, भले ही ये ना जानता हो कि उसका पेरेंट है एक नार्सिसिस्ट, भले ही उसे ये टर्म नहीं पता हो, वो बच्चा बहुत दुखी रहेगा।
वो बच्चा वैसे खुश कभी नहीं होगा अंदर से जैसे कि बाकी बच्चे होते हैं और जैसे कि बच्चों को होने का हक होता है। उतना खुश जैसे कि वो शायद उन बच्चों को देखता है जिनके नॉर्मल पेरेंट्स हैं। मैं बहुत हाईली इमोशनली डेवलप, इमोशनली एडवांस्ड, इमोशनली इंटेलिजेंट, कंपैशनेट, काइंड, वाइज, इंटेलिजेंट पेरेंट्स की भी बात नहीं कर रही हूँ। एक एवरेज तरह के पेरेंट्स जो एवरेज होते हैं, डिसेंट सेट ऑफ पेरेंट्स जो थोड़े से एक्सपोज्ड होते हैं, थोड़े से इग्नोरेंट होते हैं, थोड़ी सी बातों में बहुत समझदार और अच्छे होते हैं, थोड़ी सी बातों में इतने खुले दिमाग के नहीं होते। एक एवरेज सेट ऑफ पेरेंट्स जिन्होंने शायद पूरी दुनिया नहीं देखी हो लेकिन कुछ कुछ समझ उनके अंदर होती है, एटलीस्ट अपनी इंटेंशन से जितनी उनकी समझ है अपने बच्चे का बेस्ट वो चाहते होते हैं, भले ही उस तरीके में जो शायद बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी इंटेंशन यही होती है। इनको मैं बोलती हूँ एवरेज पेरेंट्स। बच्चे जो है नेचुरली जिस तरह से फ्रेम्ड होते हैं वो हैप्पीनेस की तरफ गियर्ड होते हैं। उनकी टेंडेंसी होती है एक खुश रहने की। उनको भगवान ने बहुत सारी एक नेचुरल प्रोटेक्शन दी होती है कि वो खुश रह सकें। इतना इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे चीज़ें, वो अब्जॉर्ब करते जाते हैं अपने अंदर। ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने इनर चाइल्ड में बोला था, ये बात की चीज़ें बाद में जो बहुत सप्रेस्ड है अगर बाद में निकलती है, लेकिन ऑन द होल जो बच्चे होते हैं वो खुश रहने की काबिलियत रखते हैं। वो प्रेजेंट मोमेंट में जीने की काबिलियत रखते हैं। अब अगर हम इस एवरेज पेरेंट के बच्चे से कंपेयर करें तो एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट का बच्चा खुश नहीं होता है अंदर से, चाहे सरफेस पे जो भी दिखे। उस बच्चे की जो असली ज़िंदगी होती है, कोर ज़िंदगी, वो स्कूल में नहीं होती, कॉलेज में नहीं होती, किसी और फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं होती, वो उसके खुद के घर में होती है। एक जो घर है, घोंसला, नेस्ट, वो हमारी जो सेंट्रल हमारी स्पेस होती है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, उस बच्चे की जो सेंट्रल स्पेस है, कोर स्पेस है, वही तनाव देती है उसे। वहीं पे दुख होता है, वहीं पे सैबोटाज होता है, वहीं पे डिसहार्मनी होती है, कियोस होता है, टेंशन होता है, अब्यूज़ होता है। तो वो बच्चा कहाँ जाए? अगर जाए तो कहाँ जाए? वो स्कूल जा सकता है कुछ घंटों के लिए, कॉलेज जा सकता है कुछ घंटों के लिए, लेकिन लौट कर उसको वही उसी जगह पे, उसी घोंसले में आना है। और अगर उस घोंसले में जो उसका कर्ता-धर्ता है वो एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट है, तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे की जो मानसिक स्थिति है उस पर क्या असर पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ नार्सिसिज्म इन द पेरेंट, कितनी डिग्री का नार्सिसिज्म उस पेरेंट के अंदर है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी डिग्री की खुशी वो बच्चा ढूंढ पा रहा है, कितनी डिग्री का संतोष, कितनी डिग्री का चैन उसकी ज़िंदगी में आ पा रहा है। एंड विद अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट ये तो ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो एनीवे ये जो मेरी फ्रेंड थी जिसका नाम हम बोलते हैं राशि, विच इज़ अगेन रियल नाम नहीं है। तो जो राशि थी वो हमेशा जो है, जब से मैंने उन्हें जाना, जब से हम क्लोज़ आए, जब से उन्होंने शेयर करना शुरू किया मेरे साथ, जब से उनके पेरेंट के बारे में पता चलना शुरू हुआ, तब से ये पता चलना हुआ कि उनकी जो ज़िंदगी है वो एक बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी। फर्स्ट ग्रेड से ही, जब मैं जानती भी नहीं थी राशि को, फर्स्ट ग्रेड का बच्चा तो स्कूल से आके अपना बस्ता इधर फेंकता है और मस्ती करने लगता है, लेकिन मेरी फ्रेंड को आदत थी फर्स्ट ग्रेड से ही घर आके वो जैसे कि मदरिंग करती थी अपने बाकी 2 भाई-बहनों की। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, वो कपड़े फ़ोल्ड करती थी, वो और बहुत सारी चीज़ें करती थी। और ये ऐसा घर नहीं था जहाँ गरीबी थी, ये वेल टू डू फैमिली थी, पेरेंट्स के साथ रहते थे, खाली कोई ग्रैंड पेरेंट्स से कोई नहीं था। पेरेंट्स की खुद की भी लव मैरिज थी, खुद का जो है कारोबार था, वो घर पे नहीं होते थी, ऑर्फन मदर भी। तो ये मेरी फ्रेंड की सिचुएशन होती थी कि बहुत जल्दी से ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर डाल दी गई, कभी उनको बच्चे की तरह फ़ील नहीं होने दिया। जैसे फिर थोड़ी बड़ी होने लगी तो बहुत सारा जो कुकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मेरी फ्रेंड के ऊपर आने लगी। कोई 10, 11 या 12 साल के बच्चे आजकल के ज़माने में कहाँ उनके ऊपर कुकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वो हेल्प करा सकते हैं थोड़ी बहुत इधर-उधर, किसी ने हेल्प माँग दी पेरेंट को तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन फुल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि जैसे स्कूल से आने के बाद बच्चा जो है एक तरह से देख रहा है कि मदर का मूड ऑफ़न ख़राब है, तो या मदर ने बोल दिया कि तुम खाना बना लेना, तो वो बच्चा ही पूरी ऑलमोस्ट पूरी 90 टू 100% तैयारी कर रहा है खाने की, वो खाना बना रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो बच्चा जो स्कूल जाता है, जिसको होमवर्क भी करना है, जिसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं। मैं 11th-12th में उनके साथ थी स्कूल में, बाद में कॉलेज भी हम साथ में थे, तो तब मैं हैरान होती थी कभी-कभी, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम में जब मुझे कोई लेना-देना नहीं होता था किसी और चीज़ से, अपना ही एग्ज़ाम के स्ट्रेस से मैं डील कर रही होती थी, उस समय
में मेरी फ्रेंड जाके घर में खाना भी बनाती थी बहुत ऑफन, और उसके बाद अपनी पढ़ाई भी करती थी और बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखती थी। और ऐसे टाइम में भी ऑफन जब उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी, अपने स्ट्रेसेस थे, उसकी मम्मी का मूड बहुत ऑफन ख़राब होता था, जो बिल्कुल भी नई बात नहीं थी। इमेजिन, ज़रा सोचिए, किसी बच्चे को ये गेज करना पड़े, किसी बच्चे को इस बात की टेंशन हो, बिना कुछ गलत किए, या तो उसने कुछ झूठ बोल दिया है, या टीचर ने कुछ शिकायत घर पे भेजी है, या उसने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से उसको डर है कि पता नहीं पेरेंट को पता चलेगा तो मूड कैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो बिना कुछ गलत किए एक बच्चे का ये नॉर्मल लाइफ में डर होना कि आज पेरेंट का मूड कैसा होगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर उस पेरेंट का मूड सही नहीं होगा तो उसका सब कुछ खराब हो जाएगा, सब मूड खराब हो जाएगा, उसकी खुशी भी छीन ली जाएगी, उसको वो पेरेंट को उस मूड में सहना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस मूड के, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बच्चा, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसको झेलने पड़ेंगे। तो ऐसा होता था ऑफन मेरी फ्रेंड के साथ, इवन ड्यूरिंग एग्ज़ाम डेज। ऐसे भी नहीं होता था कि कोई बच्चे का इंपॉर्टेंट ओकेजन है उसमें पेरेंट ध्यान रख ले कि नहीं, अपने आप को माइंडफुल रखना है, अपने आप को ठीक रखना है, संयम में रखना है। समझदार पेरेंट है, कोई ऐसी बात भी है उस समय वो अपने आप को संभाल लेता है। कोई बड़ी बात भी होती है अगर बच्चे के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन विद अ नार्सिसिस्टिक पर्सन, जैसे नार्सिसिस्टिक इंसान है वैसे ही नार्सिसिस्टिक पेरेंट भी होता है। उन्हें अपने आप ऊपर कोई काबू, कोई कंट्रोल, कोई इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं, कोई इमोशनल रेगुलेशन नहीं होता। उनका मूड, उनका गुस्सा जब होता है तब होता है, वो सारे घर को जो है बर्बाद कर देता है। सारे घर में एक डिप्रेसिव एनर्जी, एक नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक एनवायरनमेंट सबके लिए क्रिएट कर सकता है। जो पेरेंट ही घर में सब कुछ होता है, अगर वो पेरेंट ही ऐसा है तो बच्चे का क्या हाल होगा। तो मेरी फ्रेंड को ध्यान देना पड़ता था कि उसके मदर का मूड कैसा है। कभी कभी आती थी घर, उसका पूरा रूम चेंज है, बेड बदला हुआ है, चीज़ें बदली हुई, चलो वो तो ठीक, वो तो और, लेकिन उसकी जो कभी चीज़ें दी होती थी किसी फ्रेंड्स ने, वो फेंकी होती थी। किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, किसी ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया, बहुत सारे, जैसे स्कूल में, उसके पुराने स्कूल में जैसे बताती थी, लोग होते थे, फ्रेंड्स होते थे, बहुत क्लोज बंच ऑफ फ्रेंड्स था। तो किसी ने अगर गिफ्ट दिया है, कुछ प्रेजेंट दिया है, कुछ भी, तो उसकी मम्मी को अगर अच्छा नहीं लगा तो वो गिफ्ट फेंका हुआ है या हटाया हुआ है, वहाँ से डिस्कार्ड किया हुआ है। बाकी चीज़ें ऐसी जो उसको पसंद हैं, जो वो चीज़ें हटाई हुई हैं या वो फेंकी हुई हैं, या सब कुछ। तो 11th-12th का जो बच्चा होता है 15-16 साल का, वो काफ़ी बड़ा होता है। अगर उसका सेपरेट रूम होता है तो उसमें उतनी अकल होती है कि अपने रूम को कैसे डेकोरेट करना है, क्या करना है। एक लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, एक लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस दी जाती है, हमें हमें मिलती है विद एज, राइट। तो 15-16 साल के बच्चों की हम ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकते जैसे छोटे बच्चे का करें। तो एक इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि तुम्हारी कोई ऑटोनॉमी नहीं है, तुम किसी चीज़ पे डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे। तुम क्या, अपने लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, तुम्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है, नहीं मिलती, तुम्हारी क्या, कहाँ पे तुम्हारी बाउंड्री शुरू होती है और मेरी ख़त्म होती है इंटरवेंशन की, वो सब कुछ नहीं है। आई हैव फुल कंट्रोल ओवर योर लाइफ। सब कुछ वैसा होगा जैसे मुझे चाहिए, तुम एक कठपुतली हो। तो लिटरली ऐसी कहानी होती है उस बच्चे की जो कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट के अंडर रहता है। एक बार कॉलेज में डांस कंपटीशन था जिसमें सब अपने इंडिविजुअल डांस बिट्स कर सकते थे। मुझे डांस बहुत पसंद था और मेरी फ्रेंड को भी पसंद था, और मैं उसके घर गई थी कि हम दोनों अपनी अपनी प्रिपरेशन करेंगे, साथ में करेंगे, मज़ा आएगा। वो मेरा पीस देखेगी, मैं उसका पीस। उस एज पे व्हेन यू आर इन कॉलेज एंड व्हेन यू आर अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड, आपकी इतनी पावर होती है कि आप को अपनी स्पेस दे एक पेरेंट। ऑफ कोर्स आपका कोई फ्रेंड घर आया है तो वो पेरेंट खाना पानी कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन एक समझ होती है कि हाँ, आपको अब बच्चों को अकेले छोड़ना है, उनकी अपनी स्पेस है, नाउ दे नो व्हाट टू डू। तो वो पेरेंट, हम डांस प्रिपेयर कर रहे थे, मैं, मेरी फ्रेंड अपना बिट दिखा रही थी। इमेजिन, उसकी मम्मी वहाँ पर भी बीच में आई और उन्होंने लिटरली अपनी कमर पे साड़ी बांध के उसको ऑलमोस्ट एक बहुत, जैसे कि डोमिनेटिंग तरीके से स्टेप्स दिखाए, रादर बीच में आके। वो नहीं पूछ रही थी, उसको पता था क्या करना है, स्टेप्स तक करके दिखाए कि बेटी कमर को ऐसे लचक दो, ऐसे करो, वैसे करो। तो ये हंसी की सिचुएशन हो सकती थी, मजाकिया सिचुएशन हो सकती थी अगर वो पेरेंट सिर्फ फूलिश होता, सिली होता, लेकिन नार्सिसिस्टिक नहीं होता। लेकिन वो पेरेंट नार्सिसिस्टिक थी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं
एक बार मेरी बर्थडे पार्टी थी और मैंने ऑब्वियसली हम लोग कॉलेज में थे तब तक बड़े थे और भी फ्रेंड्स थे हमारे, हम इकट्ठे ही वापस आते थे घर कॉलेज के बाद। तो वहाँ पर हमने सोचा कि हम जल्दी बस से उतर जाएंगे और इस पर्टिकुलर एक फास्ट फूड जॉइंट था, रेस्टोरेंट था पॉपुलर, वहाँ पर हम जाएंगे। इट्स माय बर्थडे तो मैं उनको ट्रीट करना चाहती थी और उसके बाद हम हमारे घर पास ही थे कि उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, स्पेशली दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर सब बच्चे ये करते हैं। आई वाज इन अ गुड कॉलेज, सब ये बड़ी आम बातें होती हैं, ये बड़ा नॉर्मल बिहेवियर होता है। तो उस जो जो मैंने ट्रीट देने का डिसाइड किया था उससे एक दिन पहले भी मैं अपनी इसी फ्रेंड के घर पे थी, राशि के घर पे थी। और इमेजिन जब उसकी मम्मी को पता चला कि मैं ये ट्रीट दे रही हूँ थोड़े से 4-5 फ्रेंड्स को इस रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने मुझे तक लेक्चर दिया कि ये गलत बात है, हमारे घर में अलाउड नहीं होता कि कोई रेस्टोरेंट में जाए। और जैसे मैंने बोला ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें थी सबके लिए। उन्होंने मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में भी पूछा कि क्या उन्हें मालूम है? मैंने कहा हाँ, ऑब्वियसली उन्हें मालूम है, मेरी मॉम को पता है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। एंड इमेजिन, तो मैं उसके घर से निकली, जब अपनी फ्रेंड को बाय करके और अपने घर तक पहुँची, उतनी सी देर में उसकी मम्मी ने मेरे घर फ़ोन कर दिया था। मेरी मम्मी से बात कर चुकी थी कि ऑलमोस्ट लाइक टेलिंग अ टेल, जैसे शिकायत करने के लिए कि अरे आपको पता है कि शुचि ये प्लान कर रही है कल। इमेजिन द चीक, उनकी मतलब हिम्मत देखिए। दिस इज सो इंक्रोचिंग, ये कितनी इंट्रूसिव चीज़ है किसी की बाउंड्री के लिए। उन्होंने ऑब्वियसली वो नंबर मेरी फ्रेंड से लिया होगा फोर्सिबली कि मुझे नंबर दो, उनके पास तो नहीं होगा, तो पहले तो उसकी बाउंड्री क्रॉस करी, उसकी फ्रेंड की चीज़ में इंटरफेयर किया जिसमें उनका कोई हक नहीं बनता है, अपनी बेटी को शर्मिंदा किया। मुझे तो खैर क्या शर्मिंदा करना था, मेरी मम्मी को तो पता ही था, मेरी मम्मी ने तो बोल दिया उनको आराम से, रिस्पेक्टफुली जो बोलना था कि नहीं हमें मालूम है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन उनका बिहेवियर देखिए कि उनको ये भी उनको क्या लगा होगा कि वो किसी की पीछे से शिकायत करेंगी जहाँ उनको कोई मतलब नहीं है, या उन्होंने मुझ पे डाउट किया कि मैं जा रही हूँ नॉर्मल सी चीज़ के लिए। उनको हक लगा, उनको इंटाइटलमेंट लगी कि मैं अगर ये कुछ प्लान कर रहे हैं तो मैं डैमेज कर दूँ, मैं सैबोटाज कर दूँ, उनको बच्चों को किसी चीज़ से खुशी मिल रही है तो मैं उस खुशी को रूइन कर दूँ। क्या उनके दिमाग में आया होगा जो हर तरह से ये जो इलॉजिकल, अनरीजनेबल, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर किसी ने किया। किसी का कोई पेरेंट क्या इस तरह से बिहेवियर करता है क्या? तो ये एग्ज़ाम्पल्स हैं कि उसकी मदर क्या करती थी। जब उसकी शादी हुई तो उसकी मदर, इट वाज़ लाइक उसकी तब भी पावर नहीं है, लेकिन उस समय भी मैं उसके घर गई थी, उस फंक्शंस में ऐसे लग रहा था कि मम्मी का ही हर चीज़ में कंट्रोल है। इनफैक्ट शादी के शाम तक भी मेरी फ्रेंड ने अपनी मम्मी से बोला, उसकी मम्मी चीज़ें करवाई जा रही थी, उसको पार्लर जाना था, उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उस तो उसने तब भी उसकी ज़रूरत नहीं थी कि वो अपने एक हक से, जैसे हम अपने पेरेंट्स को बोल देंगे ऑब्वियसली कुछ गलत है या सही है, इतना क्लोज़ रिश्ता तो होता है कि हम बोल सकते हैं पेरेंट्स से कि नहीं मुझे अब जाना है मॉम, मैं जा रही हूँ, या जैसे भी हमें बात करनी है कि नहीं अब आई एम गेटिंग लेट। हम सबकी वॉइस होती है, वॉइस एक्सेप्ट की जाती है, उसकी वॉइस तक नहीं थी। तो वो अपनी एक सहमी हुई सी मम्मी को बोलने की कोशिश कर रही थी कि मुझे अब जाने दो, अब जाने दो, मॉम लेट हो रहा है, मॉम लेट हो रहा है। वो लेडी अटेंशन नहीं पे कर रही थी। और एक बार जब उसने फिर से दोबारा बोल दिया कि मॉम लेट हो रही है, आई सॉ हर मॉम ग्लाउरिंग एट हर। उसकी मम्मी ने उसको लिटरली, जिसको आंखें दिखाना बोलते हैं ना, गुस्से से, हेट से भरी हुई आंखों में, जिसको आंखों से चुप कराना बोलते हैं, तो उसकी मम्मी ने उसको आंखें दिखाई वैसी वाली। और ये उसकी शादी की शाम की बात है। तो जो पेरेंट ऐसे बिहेव कर सकता है, सामने अच्छा बन रहा है, सामने से अच्छा दिखा रहा है, मुझे इसकी बहुत याद आएगी, मुझे ऐसे होगा, मुझे वैसे होगा, मैं बहुत चिंतित थी इसके लिए अब, लेकिन अच्छा हो गया, सब अच्छे से हो रहा है। लेकिन वो जब पर्सन टू पर्सन, जब पेरेंट टू चाइल्ड इंटरेक्शन होता है तो उसका असली रूप दिखता है, और उसका असली रूप क्या है वो इस बच्चे को ही पता है। खैर ये तो शादी के टाइम की बात है। पूरे टाइम जो कॉलेज लाइफ थी, हम लोग बैठ के बातें करते थे बहुत ऑफ़न अपने कॉलेज के ग्राउंड्स में। और बहुत ऑफ़न ये होता था कि मेरी फ्रेंड का मूड ख़राब होता था क्योंकि उसकी मम्मी के साथ घर पे फिर कुछ हुआ था। और आज फिर घर जाने के बाद उसको ये चिंता होती थी कि मम्मी का मूड कैसा है। इमेजिन किसी बच्चे को इस थ्रेट में जीना पड़े, इस थ्रेट में कि अगर उसके पेरेंट का मूड अच्छा नहीं हुआ तो। कितनी बार हम कई जगहों पे जाते थे, जैसे हमारे पुराना स्कूल होता था, स्कूल की फेट होती थी अपने पुराने, तो हम उस फेट में भी जाते थे साथ में। तो वो अपने बाकी 2-3 फ्रेंड्स को बोलती थी कि प्लीज़ सामने मत आना, अगर तुमने शॉर्ट ड्रेस या ऐसा कुछ पहना है तो प्लीज़ सामने मत आना, या ऐसा कुछ है तो सामने मत आना, क्योंकि मेरी मम्मी देख लेगी। तो यही नहीं, मूवी भी हम देखने जाते थे, कोई नॉर्मल मूवी जो कॉलेज से सब देखने जाते हैं, जो नॉर्मल बॉलीवुड मूवीज़ लगती हैं, यू गो टू वॉच मूवीज़ विद योर फ्रेंड्स जब आप कॉलेज में होते हैं।
वो मूवी भी बहुत कम जाती थी इस डर से कि उसकी मम्मी टिकट ना देख ले, क्योंकि वो मम्मी को नहीं बता सकती थी कि मैं मूवी देखने गई हूँ, इसलिए अगर जाती थी तो वो टिकट छुपा लेती थी। अब ऐसे में क्या ये हम बोलेंगे कि पेरेंट बच्चे को सिखा रहा है झूठ बोलना, क्योंकि वो बच्चे को अपने लिए प्रिजर्व करना है, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी मेंटल वेलबींग को, वो थ्रेटन्ड फील करता है, वो डर में महसूस करता है। उसको हक है अपनी सैनिटी रखने का, अपने को बचाने का, क्योंकि वो जितना सहता है उससे ज़्यादा और सैलाब अपने ऊपर नहीं चाहता है, इसलिए वो ये छोटी छोटी चीज़ें करता है, टिकट छुपा दी या गई नहीं। तो उसकी जो पूरी जो डेवलपमेंट थी, जो हम खुले उड़ना चाहते हैं, पंख फैलाना चाहते हैं, वो हर चीज़ के ऊपर जो है तलवारें लटकी होती थी, हर चीज़ जैसे काट दी जाती थी, वो कपड़े जैसे पहनना चाहती थी, उसको अलाउड नहीं होता था। वो किससे बात करे, किससे नहीं बात करे, वो अलाउड नहीं होता था। जब उसकी शादी हुई, इनफैक्ट उसको ये भी बोला गया स्ट्रिक्टली उसकी मम्मी के थ्रू कि अब तुम शुचि या और ऐसी फ्रेंड्स जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनके साथ इंटरेक्शन मत करना, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो अनमैरिड फ्रेंड्स के साथ एसोसिएशन नहीं करते हैं। तो इसका लॉजिक क्या है और उनके इनसिक्योर माइंड में, उनके अजीब से माइंड में क्या है, कहाँ की सोच है, वो तो खैर वही जानती होंगी। लेकिन कंट्रोल की सेंस देखो कि आप कितना कंट्रोल करना चाहते हो अपने बच्चे को, हर तरह से उसकी ज़िंदगी के हर आस्पेक्ट में, वो क्या पहने, क्या खाए, एक बर्थडे पार्टी में जाए या नहीं, डांस कैसे करे, खुश घर में रह सकता है कि नहीं, उसको इन्वायरमेंट कैसा मिलेगा, वो फ्रेंड्स कैसे बनाए, उनके साथ कब रिश्ता रखे, कब रिश्ता तोड़े, उसके रूम में उसका पलंग कौन सी डायरेक्शन में हो, वो गिफ्ट कौन से सजा सकता है कि नहीं, वो सब कुछ आपने कंट्रोल किया हुआ है। क्या ऐसे बच्चे की ग्रोथ क्या होगी जब वो बच्चा बड़ा होगा, वो कैसे ये वाली चीज़ें जब उसको डील करनी पड़ेंगी, नए रिलेशनशिप्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने इनर चाइल्ड में बताया, उसका इनर चाइल्ड ऑलरेडी रुक चुका है एक स्टेज में, जब उसको फर्स्ट ट्रॉमा मिला होगा, जब उसको इस तरह का थ्रेट मिला होगा, जब उसको एनवायरनमेंट में इस तरह की सिचुएशंस बार बार मिली होंगी, तो उसके इनर चाइल्ड का क्या हुआ होगा, क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी अंदर से जो सिचुएशन होगी ज़िंदगी में, उसको वो चीज़ें अट्रैक्ट करने की क्षमता, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करने की क्षमता, सही लोग अट्रैक्ट करने की क्षमता, उन लोगों से सही रिलेशनशिप्स में के दायरे में रखने की क्षमता, अपनी बाउंड्रीज बनाने की क्षमता, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने की क्षमता क्या होगी, किस किस तरह से इम्पैक्ट होगा उस बच्चे की लाइफ में, क्या आप सोच सकते हैं? अगर आपने ये सब डील नहीं किया है या किसी से को नहीं जानते जिसने ये सब से डील किया है, तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे कि वो सब क्या होता है। अब्यूजिव पेरेंट्स सिर्फ वो नहीं होते जो बच्चे को बेल्ट निकाल के मारते हैं या बहुत थप्पड़ मारते हैं या बाहर खड़े कर देते हैं। असली अब्यूज़ तो वो होता है जो मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ होता है, बूंद 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 करके। एक गंदे मूड वाले पेरेंट का अब्यूज़, एक एंगर वाले पेरेंट का अब्यूज़, एक कंट्रोलिंग पेरेंट का अब्यूज़, एक डोमिनेटिंग पेरेंट का अब्यूज़, एक इंटरफेयरिंग पेरेंट का अब्यूज़, एक गैस लाइटिंग पेरेंट का अब्यूज़। और जानते हैं कि इन सब में से भी एक सबसे ट्रॉमेटिक, डीपली सैडनिंग बात क्या होती थी? तो एक सबसे चीज़ जो आराम से बोलती थी, वो ये बोलती थी कि उनको कोई अपनी लाइफ से लगाव नहीं है और उनको 1 सेकंड लगेगा अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने में। लेकिन क्योंकि मैं तब भी ये सब बातों में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, स्पिरिचुअल बातों में, मेटाफिज़िकल चीज़ों में जैसे अब रखती हूँ, तो मैंने ये कहीं पढ़ा हुआ था कि हम अपनी लाइफ को अगर एंड करते हैं, खुद से सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या सुसाइड करते हैं, तो हमें जो चीज़ से हम छुटकारा पाना चाह रहे हैं ना, वो छुटकारा नहीं होता। वो चीज़ हमें फिर झेलनी पड़ती है, नए रूप में वो आ जाती है, क्योंकि वो अनलर्न्ड लेसन है। तो हमें फिर एक नई ज़िंदगी की में किसी भी और फॉर्म में वो चीज़ दोबारा से वो लेसन लर्न करने को मिल जाएगा। और समहाउ ये चीज़, ये जो मेरी फ्रेंड थी राशि, उसके अंदर घर कर गई थी, पता नहीं कहाँ से, पता नहीं कैसे। वो तो था ही था कि उस मदर के कारण उसको ज़िंदगी से चाह नहीं थी, उसको लाइफ से कोई लगाव नहीं था, ऐसी लाइफ थी कि जो उसको अच्छी ही नहीं लगती थी, जो झेलना पड़ता था। लेकिन उससे ज़्यादा ट्रॉमा का जो साइन है वो ये है कि वो बोलती थी कि लेकिन सिर्फ तूने मुझे ये बात बताई है कि नहीं, अगर सुसाइड कर लो तो फिर से वो लेसन दोबारा आता है, इसलिए मैं सुसाइड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं दोबारा ये नहीं झेल सकती। बहुत सारे मैं एपिसोड ऐसे बताते जाऊँ तो फिर तो ख़त्म ही नहीं होंगे, बहुत कुछ होगा। ऑब्वियसली कई सालों की ये फ्रेंडशिप थी, लेकिन क्योंकि मैंने शुरू में मेंशन किया है कि काश अगर नार्सिसिस्टिक मदर नहीं होती तो वो फ्रेंडशिप अभी भी होती।
तो इससे ऑब्वियसली मतलब ये हुआ कि वो फ्रेंडशिप अब नहीं है। फ्रेंडशिप नहीं है तो क्यों नहीं है, बहुत क्विकली बताऊँगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो क्विकली यही चीज़ है कि मैंने उसका बहुत साथ दिया, क्योंकि आई डोंट गिव अप ऑन पीपल, क्योंकि मैं उससे इतनी क्लोज़ थी, जिसको मैं फ्रेंड मानती हूँ, मैं उस जने के लिए मौजूद होती हूँ। मैं फेयर वेदर फ्रेंड नहीं हूँ कि अच्छा समय है तो तब तो मज़ा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूर हो जाओ, मज़े वाले फ्रेंड्स ढूँढ लो। अगर मैं किसी के साथ हूँ तो मैं अच्छे के लिए, बुरे के लिए मैं साथ ही हूँ, क्योंकि मेरा वो कनेक्शन इमोशनल लेवल पे होता है, डीप लेवल पे होता है। तो मैं उसके साथ हमेशा रहती थी, और ऑब्वियसली जैसे मैंने कुछ इंसिडेंट्स बताए हैं कि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती थी जब मुझे उसकी वजह से बैक स्टेप लेना पड़ता था, या मुझे कुछ करने का मन होता था, या कुछ छोटी सी एक्सपेक्टेशन उससे होती थी, जैसे कि मेरे घर आके रहो, या ऐसा कुछ होता था। जो नॉर्मल फ्रेंडशिप में बड़ी कॉमन चीज़ें होती हैं उस तरह से, जिससे फ्रेंडशिप बनती है, बॉन्ड बनता है, तो वो चीज़ें मैं नहीं कर पाती थी उसकी मदर की वजह से, क्योंकि कहीं जाना है तो बोलती थी नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती, या कुछ और छोटा सा करना है तो उसकी कुछ और मदर की वजह से प्रॉब्लम आ जाती थी, या बाकी तो मैंने बताया जैसे उसकी मॉम ने घर फ़ोन कर दिया मेरे, या उस तरह की ऊटपटांग चीज़ें, या साथ में कहीं गए हैं तो मैं और कोई और फ्रेंड सामने नहीं आ रही कि उसकी मम्मी भी है, जबकि वो पब्लिक स्पेस होती थी, और मुझे उसकी मम्मी हो या जो भी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्यों खुद को छुपाऊँ, लेकिन मैं उसके लिए वो चीज़ें करती थी। और बाकी समय में भी जो है मैं बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें छोटी-छोटी उसको बोला कि मेरे घर रहने आ, लेकिन वो नहीं आती थी कि नहीं मेरी मम्मी अलाउ नहीं करेगी। तो जब हम लोग और बड़े हो जाएँगे, या जब मैं मैरिड हो जाऊँगी, जब मेरी पावर खुद मेरे साथ होगी, मैं अपनी मम्मी के अंडर नहीं रह रही होंगी एनी लॉन्गर, तब मैं ये सब चीज़ें कर लूँगी आराम से। तब मैं आराम से टाइम स्पेंड करूँगी, तब मैं बहुत तेरे घर आया करूँगी, एंड ये एंड वो एंड सब कुछ। वो मुझे कार्ड्स लिख-लिख के देती थी ये चीज़ें करके कि मैं तुझे इतनी लॉयल रहूँगी, क्योंकि तू ही है मेरे साथ, कि मैं डॉग से भी ज़्यादा लॉयल रहूँगी तेरे लिए। तूने ही जो किया है, तूने किया है, सो आई विल ऑलवेज़ बी लॉयल टू यू, आई विल नेवर फॉरगेट यू। तो ये सारी चीज़ें उसकी तरफ से इज़हार होता था, वो बोलती थी, शेयर करती थी, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें नहीं कर पाती थी, और बहुत कुछ जो मैं नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस भी करूँ, जो फ्रेंड्स साथ में मज़े करना चाहती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, वो नहीं हो पाती थी बिकॉज़ ऑफ अ मदर, बिकॉज़ ऑफ द एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस, ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट। उसके फादर के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन फादर शायद इनेबलर थे, जैसे हम रिलेशनशिप्स में देखते हैं। कोई नार्सिसिस्टिक पेरेंट में अगर एक पेरेंट हो, तो ऑफ़न ऐसे होता है दूसरा सो कॉल्ड शांति, सो कॉल्ड पीस बनाए रखने के लिए वीक पड़ जाता है, या गलत को इग्नोर करता है, या नेग्लेक्ट करता है, या उसको कंडोन करता है, उसके लिए खड़े नहीं होता, जिससे बच्चों को और असर पड़ता है। तो वो इनेबलर बन जाता है, चाहे एक्टिवली या इनडायरेक्टली, या जैसे भी, तो इनेबलर बन जाता है। तो उसके फादर अवॉइडेंस में बिलीव करते थे, स्टैंड लेने में बिलीव नहीं करते थे। इतना तो मदर की ही चलती थी, बाकी भाई बहनों पर भी असर पड़ते थे, बट ये फ्रेंड सबसे सेंसिटिव थी। मुझे इस समय उसी से मतलब है, उसकी ज़िंदगी पे कैसे असर पड़ता था, और सबसे ज़्यादा पड़ता था क्योंकि वो सबसे बड़ी भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जैसे मैंने बताया वो इतनी लेती आ रही थी, मदरिंग एक सेकंड मदर की तरह वो थी अपने बहन भाइयों के लिए। सबसे ज़्यादा असर उसी पर पड़ता था। तो शायद वो पेरेंट की स्केपगोट थी। जैसे भी बहुत कुछ उसकी लाइफ में बहुत तूफ़ान आए, और मैं सब कुछ टच नहीं करना चाहती। उसकी जो है एक शादी नहीं चली, क्योंकि उसने पेरेंट ने अपनी मर्ज़ी से करवाई थी, ऑलमोस्ट ज़बरदस्ती। उसको पता था कि वो नहीं, ना अगर ज़्यादा बोलेगी उसकी नहीं सुनी जाएगी, इसलिए उसके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो नहीं चली, वो सब टूटा। बहुत कुछ हुआ उसके साथ, जैसे मैंने कहा बहुत तूफ़ान आए, उसने बहुत कुछ झेला। लेकिन एक पॉइंट पे आकर जब वो खड़े होने लगी अपने लिए, वो नहीं रहती थी अपनी मदर के घर में, मदर का वैसे होल्ड नहीं था। तो ऐसे जब बहुत साल में ऐसा समय आया जब मैंने उससे वो चीज़ें थोड़ी-सी अम, खुशी में एक्सपेक्ट करनी शुरू की, कि हाँ, मैं भी मैरिड थी, कि हाँ, मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो वो आएगी, मैं कुछ इवेंट कर रही हूँ तो वो आएगी, ऐसे छोटी-छोटी बातें होने लगी। तो मुझे साइन्स मिलने लगे कि नहीं, जब मैं उसको एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जब मैं उसकी प्रेज़ेंस चाहती हूँ, या मैं उससे वो जो कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो वो नहीं कर रही है, नहीं कर पा रही है, एक्सक्यूज़ेज़ बन रहे हैं बहुत सारे। बहुत समय तक तो मैंने ये सब चीज़ें इग्नोर की, सही, एक्सेप्ट की, लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें हुई कि जो मेरे लिए इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो गया। यानी कि टू अ पॉइंट, अगर मैं वो चीज़ें इग्नोर करती तो मैं अपनी ही आँखों में गिर जाती। कि बर्थडे पार्टी में बुलाया तो वो नहीं आई, उसने बोला मैं आऊँगी लेकिन वो नहीं आई, उसका फ़ोन साइलेंट पे था। मैं फ़ोन करती रही, ज़्यादा उसको एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन वो आ गए जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन वो नहीं आए। पार्टी के थ्रू उसको कॉल करती रही, लेकिन उसने नहीं उठाया, और बाद में ये बोला कि मैं तो दवाई लेके सो गई थी। लेकिन इस बात मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। मुझे समझ आ गया कि नहीं, अगर ये वाला पॉइंट में अब मैं इस चीज़ के लिए नहीं खड़ी होती, मैंने बहुत साल बहुत निभाया है, उसके ट्रॉमा समझे हैं, बहुत चीज़ें समझी हैं।
उसके अनहील्ड सेल्फ को शायद मैं उससे ज़्यादा समझती हूँ। लेकिन अब क्योंकि बार बार मैंने ये चीज़ के लिए रीजंस बनाए हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, अब तो उसको खुद के लिए हीलिंग खुद करनी पड़ेगी। वो जो उसको इग्नोर करते हैं, उसके पेरेंट्स, उसके बहन भाई भी उसके साथ बहुत बार गलत करते थे, बहुत ऐसी चीज़ें हुई थी जो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगी। उनके पीछे वो ऑफन भागती थी, उनके लिए फिर भी कुछ करने के लिए फिर से एकदम से तैयार हो जाती थी। लेकिन जो जिसको वो बोलती थी कि जो उसके लिए लॉयल है, जो उसके लिए हमेशा खड़ी है साथ में, उसकी जब कुछ चीज़ होती थी तो ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ अभी भी कि वो मेरे को दिल से नहीं चाहती थी या शी वॉज नॉट अ ट्रू फ्रेंड, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, इमोशंस में नहीं बोल रही हूँ। लेकिन वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ पे वो एक्शन नहीं कर पाती थी, मोमेंट ऑफ ट्रूथ पे एक्सक्यूज़ बना देती थी। जैसे बर्थडे पार्टी में अगर साइलेंट पे फ़ोन रख दो, आप अपने ही फ्रेंड के साथ जिसको आप बोल रहे हो, जो डिपेंडेबल है, आपके साथ हमेशा खड़ा है, और आप उसको झूठ बोल रहे हो, आप मुँह पे नहीं बोल रहे कि मैं नहीं आ पाऊँगी, ये रीज़न है मैं नहीं आऊँगी। आप उसको पूरा बोल रहे हो, ऑफ कोर्स मैं आ रही हूँ, और उसके बाद आप ऐसे कर रहे हो। तो इतनी इतनी तो अगर मैं इस समय वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेती, इसका मतलब ये होता कि मुझे सिर्फ़ उसको खोने का डर है, मैं खोना नहीं चाहती, पूरी ज़िंदगी किसी भी तरह क्लिंग करके पकड़ के रखना चाहती हूँ, तो ये तो मेरा असूल ही नहीं है। अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है, इतने लेवल तक आ गई कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो ठीक नहीं है, आपको नज़र आ रहा है सामने से, आप क्लियरली देख पा रहे हो उसका ट्रूथ, और फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो, या डिस्कम्फर्ट है इसलिए आप सच अपने आप को मानना नहीं चाह रहे हो, तो फिर वो तो आपकी अनहील्ड स्टेट बताती। तो मैं क्लिंग नहीं कर सकती। जब बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब मैं एक्सक्यूज़ेज़, अब बेनिफिट ऑफ डाउट्स नहीं बना सकती, क्योंकि अगर सच ही नहीं है एक रिलेशनशिप में, ऑनेस्टी ही नहीं है, तो मैं झूठ तो नहीं ले सकती ना बार-बार। अगर मैं माइंड गेम्स नहीं प्ले कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी इतने समय साथ निभाने के बाद कि अब भी मुझे इस समय माइंड गेम्स मिले। और सबसे सैड बात अब पता क्या है, जब मैंने वो लाइन भी लगाई कि नहीं अब मैं नहीं करूँगी, मैंने ख़त्म नहीं किया कि अब तुम्हारे कोर्ट में बॉल है, अगर तुम करना चाहो तो तुम ज़रूर कर सकती हो, लेकिन अब एफ़र्ट तुम्हें करना है। मैंने जो बोलना था सब बोला, मेल भी लिखा, सब कुछ। उसको वो बात समझ भी आई, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आई, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो मैं एक तरह से सही थी, अगर खींचती तो मैं ही खींचती जाती, तो मैं ही खींच रही होती उसे। तो किसी चीज़ को आप खींच नहीं सकते, चाहे डोर हो या कोई फ्रेंडशिप, आप खींच नहीं सकते बियॉन्ड द पॉइंट, वो टूट जाएगी। तो मैंने खुद ही उसको छोड़ना ठीक समझा, लेट गो करना, कि नहीं कितनी भी क्लोज़ है लेकिन अब समय है लेट गो करने का, क्योंकि अब इट्स अब रियली ऑन माई सेल्फ रिस्पेक्ट, कि अगर मैं पकड़ूँगी तो मतलब वीकनेस के कारण पकड़ रही हूँ, जिसमें कुछ नहीं है, मैं बटोरने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं समझ सकती थी कि वो अनहील्ड स्टेट में है, इसलिए वो नहीं कर पा रही। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे बाद में पता चला वो उसी एरिया में थी, लेकिन मेरी शादी में नहीं आई। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था तब तक वो किसी और शहर में है, लेकिन वो वहीं थी। तब भी वो नहीं आई क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी, और वो चीज़ के लिए भी मैंने उसको फ़ॉरगिव कर दिया, जबकि मैं उसके लिए हमेशा प्रेज़ेंट थी, उसकी शादी में, हर चीज़ में थी। अम, तो मुझे लगा कि मेरी एक इतनी क्लोज़ फ्रेंड को होना चाहिए था ना, जब वो उसी शहर में थी, उसको पता था कुछ, तो यहीं पे मेरी शादी हो रही है। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या कनेक्शन है जो वो मेरे साथ करी थी, उससे क्या कनेक्शन है उसकी नार्सिसिस्टिक मदर का? तो कनेक्शन ये है कि एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट का जो इफ़ेक्ट होता है ना, बूँद-बूँद की तरह जो आपका इरोज़न होता जाता है, आपकी मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपका इनर चाइल्ड का ट्रॉमा, वो आपकी सारी रिलेशनशिप्स को इफ़ेक्ट करता है। आपकी फ्रेंडशिप्स को, आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को, आपकी आगे की लाइफ़ में न्यू रिलेशनशिप्स को बनाने की, उनको कायम करने की, उनमें सही हेल्दी तरीके से इंटरैक्ट कर पाने की कैपेसिटी को पूरी तरह से इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप अंदर से खाली हो चुके होते हैं। आपने हेल्दी रिलेशनशिप को देखा ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहला बॉन्ड कौन-सा होता है, जो हमारा पेरेंट का इसके साथ होता है, एक चाइल्ड का पेरेंट के साथ। उसी बॉन्ड से आपको इमोशनल रेगुलेशन, हेल्दी बाउंड्रीज़, हेल्दी गिव, हेल्दी टेक, हेल्दी एंगर मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिज़ॉल्व करते हैं, कितना देना है, कितना लेना है, कैसे आपने दायरे बनाने हैं, किस तरह से एंगेज करना है, वो सब वहीं से मिलती है। तो वहाँ से आपको इतना डिसरेगुलेशन, इतना ट्रॉमा, इतना अनहेल्दी सब कुछ मिल रहा है, आपकी सेल्फ एस्टीम ज़ीरो हो रही है, आप कुछ हो ही नहीं, आपको नकारा जा रहा है। तो आप अपना जो ट्रू सेल्फ है, आपका इतना डैमेज्ड है, आप बहुत जगह नहीं दिखा पा रहे हो, या नहीं दिखाना चाह रहे हो, या नहीं जाना चाह रहे हो, नहीं एंगेज कर पा रहे हो, या आप डर जाते हो, आप अपने आप को रोक लेते हो, कहीं मन भी है तो आप अपने आप को रोक लेते हो, या आप यू डेवलप कोल्ड फीट, आपको
कुछ हेल्दी तरीके से भी तो आपको लगता है कि नहीं, आप इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करें कि आप चाहे, जैसे वो बोलती थी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं, तुझे नहीं पता कि मैं कितनी अंदर से डैमेज्ड हूँ, मैं इसलिए मैं नहीं आना चाहती थी, तुम लोग का वहाँ हंसी का माहौल होता, अच्छा होता, लेकिन मेरे साथ ऐसे 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 है। और मैंने अपने रीजंस दिए, खैर कि ये तो मैं बहुत सालों से देख रही हूँ, मैं सब समझती हूँ, और हमने बहुत बातें की, बहुत साथ भी दिया, और तू ये सब बोलती भी है ऐसे, और तू मेरे पेरेंट्स को अच्छे से मेरे घर में जानती है, स्पेशली मेरी दादी और मॉम के साथ उसका बहुत अच्छा कनेक्शन होता था, तो मैं बोलती थी देखो तो सब प्यार करने वाले हैं। तो अब मेरे साथ तो तू एटलीस्ट एक जना है ना जिसको क्लोज समझती है, जो स्ट्रेंजर नहीं है, जिसके साथ फेकनेस नहीं करनी, जो तेरे को सब जानता है तेरे बारे में, तू मेरे बारे में सब जानती है, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती। तो ये सारी चीज़ें थी, तो उस पॉइंट पे वो इम्पॉसिबल था, तो मैं उसकी चीज़ें समझती थी, लेकिन मैं ये भी समझ चुकी थी कि हील तो अब उसे खुद ही करना है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो जैसे हम बोलते हैं एक नार्सिसिस्टिक इंसान को हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती, वैसे ही अगर हम नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ का शिकार हैं तो टू अ पॉइंट, आफ्टर अ पॉइंट कोई हमें हील नहीं कर सकता, हमें खुद ही हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपनी बाकी सारी रिलेशनशिप्स को भी डैमेज करने की कैपेसिटी रख सकते हैं, उनको भी सैबोटाज कर सकते हैं। अच्छे लोग भी जो हमारे साथ हों, जेन्युइनली अच्छे, उनके साथ भी हम अपनी रिलेशनशिप्स को रूइन करने की कैपेसिटी रख सकते हैं, क्योंकि हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़ है अंदर से जो हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम आँख छुपा रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं। वहाँ पर भी जहाँ पे हमें एक हेल्दी सेफ लविंग इन्वायरमेंट मिल सकता है, वहाँ भी हम बर्बाद कर रहे हैं। यही हुआ मेरी फ्रेंड के साथ भी। ये एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। तो ये सारी जो मैंने बातें बताई, इसलिए बताई ये समझाने के लिए कि क्या होता है, कितना लाइफ लॉन्ग इफ़ेक्ट होता है एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट का एक बच्चे के ऊपर। हाँ, वो अलग अलग बच्चों पे अलग अलग तरह से हो सकता है। हाँ, नार्सिसिस्टिक पेरेंट भी अलग हो सकता है, जैसे मेरी फ्रेंड की मम्मी ओवर्ट नार्सिसिस्ट थी, कोई कवर्ट नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, कोई तो बहुत स्ट्रांगली मलिग्नेंट नार्सिसिस्ट हो सकता है। लेकिन जैसा भी है, इफ़ेक्ट तो उसका डैमेजिंग ही होगा ना। हमारी सेंस ऑफ जो ऑर्डर होती है, हमारी जो सेंस ऑफ एक रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज़ की सेंस होती है, हमारी खुद की जो बोलते हैं ना सेंस ऑफ सेल्फ, हम क्या है, हमारा अस्तित्व, वो अस्तित्व को मिटा देती है, अस्तित्व को ज़ीरो कर देती है एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट। क्योंकि आप के साथ रिलेशनशिप आपके लिए इतनी डिमीनिंग, इतनी ह्यूमिलिएटिंग, इतनी कंट्रोलिंग होती है कि वो हर तरह से आपका वजूद क्या है, वो वजूद को ठीक से बनने ही नहीं देती है। तो बहुत दुःख हुआ, बहुत अफ़सोस भी हुआ, और बहुत स्ट्रेंथ भी लगी ये डिसीज़न लेने में कि अब मैं इस फ्रेंडशिप की बागडोर को पकड़ के नहीं रह सकती, ये वन साइडेड नहीं हो सकती। तो वन साइडेड नहीं थी इन द लिटरल सेंस, टिपिकल सेंस वन साइडेड नहीं थी, लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो वन साइड हो गई थी, क्योंकि वो जो प्रॉपर जो एक तरह से कंट्रीब्यूशन होता है, पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें आप अपना पूरा हेल्दी सेल्फ एक गिव एंड टेक हेल्दी तरीके से एक रिलेशनशिप में लाते हैं, वो एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट का डैमेज बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो दूसरा जना एक डैमेज चीज़ को यूँ उठाकर कंधों पे नहीं ले जा सकता, बहुत देर तक नहीं ले जा सकता है, और अगर मैं उसकी हेल्प भी करना चाहूँ तो उस हेल्प ने उसका भी एटलीस्ट अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, या अपने एंड से पार्टिसिपेट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा एज अ फ्रेंड एटलीस्ट अगर ऑनेस्ट होना, ऑनेस्टली शेयर करना, माइंड गेम्स नहीं प्ले करना, ये तो मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इतने डैमेज्ड हो कि आप ये सब भी करने पर मजबूर हो रहे हो, आप करना नहीं चाहते हो, मैं जानती हूँ नहीं करना, लेकिन आप मजबूर हो रहे हो, तो ये दिखा रहा है कि लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन डैमेज जो आपके अंदर हो चुका है, कि उस इंसान को भी, जिस फ्रेंड को आप प्यार करते हो, लेकिन आप उसके साथ भी आप हेल्दी बिहेवियर नहीं कर पा रहे हो। तो मैं यही समझती हूँ कि उस चीज़ के लिए मेरे लिए भी लेसन्स हुए होंगे, मैं अपने लेसन सीखती हूँ, लेकिन उसके लिए अपने लेसन्स होंगे। तो मैं नहीं जानती हूँ वो अभी क्या कर रही है, कहाँ है, क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में। मैं आशा करती हूँ कि कुछ अच्छा ही हुआ, और नार्सिसिस्टिक उसकी जो मदर है, उसने उसके साथ इतना कुछ इतना बुरा किया था कि उससे तो कुछ बेहतर ही हुआ, उसकी सेंस ऑफ सेल्फ, उसकी जो लाइफ रूइन थी वो पटरी पे आ गई हो, बहुत कुछ और बेहतर हो गया हो, कुछ अच्छा हो गया हो। मेरी फ्रेंड इनफैक्ट एक बहुत काइंड सेंसिटिव सोल थी, कंपैशनेट सोल थी, आई होप अभी भी होगी। लेकिन अगर ऐसा जना भी जो कंपैशन रखता है दूसरों के लिए, सेंसिटिविटी रखता है, अगर वो भी ऐसा बन जाए जस्ट बिकॉज ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट, तो आप सोच सकते हैं कितना डैमेज हुआ होगा। नार्सिसिस्टिक पेरेंट को आपकी खुशी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं बाकियों के सामने, आपके रिलेटिव्स के सामने जो उनको इतना डीपली नहीं जानते, जो आपके बॉन्ड के बारे में नहीं जानते, जो आपके घर की छत के नीचे क्या होता है वो नहीं जानते, जो समाज है उसके सामने प्रिटेंड करेंगे कि वो बहुत इन्वॉल्व्ड, बहुत अच्छे पेरेंट हैं, जो आप
से ज़्यादा उनसे ज़्यादा आपको कोई प्यार कर ही नहीं सकता, जो हर तरह से आपकी लाइफ में आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो वो सिर्फ इमेज है ऑब्वियसली। एंड अगर कवर्ट नार्सिसिस्ट पेरेंट है फिर तो ये इमेज और भी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कवर्ट नार्सिसिस्ट तो इमेज पे ही ऑपरेट करते हैं और ऑफन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि जो वो पीछे से बच्चे के साथ क्या करते हैं, कैसा सलूक होता है, कैसे बच्चा विक्टिम बनता है, ये पता ही नहीं होगा। मैं एक सिंपल एवरेज पेरेंट्स की बात करूँ, वो भी अपने बच्चे का अपने ऊपर भी दुख झेल लें लेकिन उसका भला ही चाहेंगे, उसका अच्छा ही चाहेंगे। विद अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट इट्स आई मी माई सेल्फ, चाहे दिखाए कुछ भी जाए। वो कितने हद तक अपने बच्चे को दुख देने से भी नहीं कतराएंगे अगर उसमें उनका कोई फ़ायदा है या उनको कोई खुशी नहीं मिल रही, वो दुख देने से भी नहीं कतराएंगे। इसका भी एग्जाम्पल देने के लिए मैं अगेन अपनी फ्रेंड का एग्जाम्पल यूज़ करूँगी। जैसे मैंने बोला, उसकी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास चले, बहुत तूफान आए। उसमें से एक तूफान ऐसा था कि उसको जो है एक ऐसे एनजीओ के पास जाके रहना पड़ा, एक विमेंस हेल्प एनजीओ के पास जाके रहना पड़ा, क्योंकि उस समय उसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं था। ये तब था जब उसकी शादी ब्रेक हो चुकी थी, उसको वहाँ पे जाके रहना पड़ा। उस समय भी उसकी मदर उसके ऊपर, उन्होंने पूरी कोशिश की रूइन करने की, सैबोटाज करने की। उनको पता था क्या सिचुएशन है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी हो रही है, किस चीज़ से गुजर रही है, लेकिन उसने तब अपने लिए स्टैंड लिया था कि नहीं, नो मोर, अब नहीं, अब मैं अपनी खुशी ढूंढ जैसे भी है, लेकिन मैं एक बंदिश छोड़ के मैं दूसरे टॉर्चरस बंदिश में नहीं जा सकती। या जो भी उसने अपने लिए स्टैंड्स लिए थे, जो भी लार्जर इश्यूज थे, उसके पास कुछ नहीं था, उसको वहाँ जाके रहना पड़ा। तो वहाँ पर उसकी मदर को पता चल गया कि वो कहाँ रह रही है। वो मदर वहाँ भी पहुँच गई, उस वुमेन्स होम में भी पहुँच गई, जहाँ पे लाचार, मजबूर और यूजुअली इकोनॉमिकली लोअर सेक्शन से वुमेन रहती हैं, जो वहाँ पहुँच गई। और उन्होंने अपनी बेटी से वहाँ पे उसको सारी जो चीज़ ज्वेलरी पहनी हुई थी, जिसको हम बोलते हैं ना कि स्त्री धन या क्या होता है, उसमें जो उनकी खुद की ज्वेलरी होती है, जो मैरिज में उनको अपने पेरेंट्स के घर से मिलती है, उन्होंने बिलीव इट और नॉट, उसकी मदर ने सारी वो ज्वेलरी ले ली। ये मेरी फ्रेंड ने अपने वर्ड्स में मुझे बताया था कि मम्मी ने ये तक बोला कि फिर निकाल, दे ये चेन, दे ये रिंग्स। ये तो मैंने दिए थे ना, क्योंकि वो उसको उस कागार पे लाना चाहती थी कि वो हेल्पलेस हो जाए और हेल्पलेस होके फिर उनके घर आना पड़े, उनके कंट्रोल में जैसे वो कहीं या जैसे वो बोले जहाँ जाए उसको जाना पड़े, उसको डिसएम्पावर कर दें, उसकी इंडिपेंडेंस, अगर वो इतनी मुश्किल से भी इंडिपेंडेंट कुछ होने की कोशिश कर रही है ये सब झेल के भी, तो वहाँ पर भी उसको उसमें भी ना रहने दे। उसमें भी उसके पास जो अगर कुछ ज्वेलरी दिख रही है उसकी बॉडी में, वो तक बोल दे कि दे, ये तो मैंने दी थी ना, ताकि उसके पास वो तक नहीं रहे एज सिक्योरिटी, वो भी नहीं हो, ताकि वो बिल्कुल लाचार हो जाए। और दूसरा, उन्होंने जैसे वो मैनिपुलेट करते हैं नार्सिसिस्ट, अगेन इन टिपिकल नार्सिसिस्टिक स्टाइल, उन्होंने उस एनजीओ में, विमेंस एनजीओ में, जिनसे उनका कुछ लेना देना नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि वो हेट फिल्ड विद हेट थी, उनको अपनी बेटी को वो वहाँ नहीं देखना चाहती थी। इसलिए नहीं कि वो दुखी थी कि क्या कर रही है तू, यहाँ रह रही है बेटा, नहीं, लेकिन वो उनके लिए वो था, उनकी बेटी उनके कंट्रोल से निकल रही है, वो ये सब सहने को तैयार है लेकिन अपनी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश कर रही है, उनके लिए वो वाला गुस्सा था। उन्होंने उस एनजीओ में बहुत सारा दान दिया, बहुत सारी बोरियां अनाज की दी, बहुत सारी और फंड्स दिए, ताकि वो उस एनजीओ को कृतार्थ कर लें, अपने लिए अपने तरफ कृतार्थ कर दें, और उस एनजीओ वालों को अपने जो है उनको लगे ये तो बहुत अच्छा पेरेंट है, ये तो बहुत अच्छी लेडी है कि मेरी फ्रेंड को बोले कि तुम क्यों नहीं जाती, अपनी मम्मी की बात क्यों नहीं सुनती, ताकि वहाँ पर भी वो नार्सिसिस्ट स्टाइल में अपनी इमेज अच्छी कर दे कि मैं तो बहुत अच्छी, बहुत कंपैशनेट, बहुत ही दान वान करने वाली लेडी हूँ। जो वहाँ की मैनेजमेंट थी वो बाकी लड़कियों को बोलती थी, देखो तुम ये जो खाना खा रही हो इसी के घर से आया है, देखो ये जो तुम कर रही हो ना इसी के घर से आया है। लेकिन साथ में उसको पता था कि ये क्या मैनिपुलेशन, ये क्या गैस लाइटिंग चल रही है। इतने साल मेरी फ्रेंड ने निकाले उस घर में उस माँ के साथ, तो उसको समझ थी ना ऑब्वियसली कि ये मुझे शर्मिंदा करने के लिए, मेरी पोजीशन ख़राब करने के लिए, और अगर ये एनजीओ कुछ स्टेप लेना चाहे, स्टैंड लेना चाहे ठीक से, तो मेरा स्टैंड वीक करने के लिए, ताकि वो उनके लिए इंडेटेड हो जाए, कृतार्थ हो जाए कि नहीं हम इनके लिए कैसे गलत बोल सकती हैं, तो हमें डोनेट करके गई हैं, मेरी सिचुएशन वीक कर दें, ये सब इसलिए कर रही है। और वो बच्चा गलत नहीं है, ऐसे नहीं कि वो गलत संगत में है, ड्रग्स कर रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है या इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो पेरेंट अपने आप ही बोलेगा कि ठीक है, हम कुछ डिसाइड करते हैं इकट्ठे, या ऐसी चीज़ों पे जहाँ इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी, वो पेरेंट देगा ऑटोनॉमी कि नहीं ठीक है, शायद मैं समझ जाऊँ, या अगर मुझे नहीं समझ आ रहा फिर भी मैं तुमको मैं दुखी नहीं ऐसे देख सकता, और दुखी करने का एक्टिव कारण बन रहा हूँ वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन नार्सिसिस्टिक पेरेंट अलग ही तरह के पेरेंट्स होते हैं। इसलिए अगर कोई, मैं कहीं भी सुनती हूँ ना कि पेरेंट्स ऐसे नहीं कर सकते, माँ तो ऐसी ही होती है, माँ के नीचे पैरों के नीचे तो जन्नत ही होती है, मैं कई जगह पे सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि लोग ये कितने
कम एक्सपोज्ड हैं दुनिया से, कि जनरलाइज स्टेटमेंट्स अच्छी लगती हैं पर लेकिन वो बागबान मूवीज़ टाइप उन्हीं में अच्छी लगती हैं, क्योंकि पेरेंट्स हर तरह के होते हैं और ये फैक्ट है। तो हमें हमें ये बोलने से शायद सोसाइटी जज करे कि देखो देखो कैसे बोलते हैं पेरेंट्स के बारे में, लेकिन आंख बंद करके हम झुटला नहीं सकते, ये फैक्ट है। सब पेरेंट्स एक नहीं होते, जैसे सब बच्चे एक नहीं होते, जैसे सब रिलेशनशिप्स एक नहीं होते, जैसे हर हस्बैंड वाइफ एक नहीं होते, जैसे हर भाई बहन एक जैसे एक दूसरे के लिए एक नहीं होते, वैसे ही हर पेरेंट एक नहीं होते, सबको एक समान पेरेंट्स नहीं मिलते, सभी पेरेंट्स अच्छे नहीं होते, सभी पेरेंट्स पेरेंट्स बनने के लायक नहीं होते, और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का भला नहीं चाहते हैं। हाँ, वो परसेंटेज बहुत कम होती है नॉर्मली, लेकिन अगर हम ये बोलें कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम अपने आप को फिर से कुएं का मेंढक बना रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांध के जीना चाह रहे हैं। और शायद क्योंकि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, दूसरों के साथ होता है और उसको हम देखना नहीं चाहते, या जज करना चाहते हैं, या बोलना चाहते हैं बच्चे में ही कुछ प्रॉब्लम होगी। तो एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ एक बच्चे का रहना कितना डैमेजिंग हो सकता है, कितना दुखदाई हो सकता है, कितना पीड़ा से भरा हो सकता है, उसी समय नहीं जब वो उसके साथ रहता है, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में भी उस बच्चे की। ये आई होप मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू, जो रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है, उससे मैं समझा पाई हूँ। ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, नार्सिसिज्म के टॉपिक के अंदर भी अपने आप में बहुत सेंसिटिव है, और इस टॉपिक की आज शुरुआत ही हुई है, ये खोला ही है मैंने। मैं इसके बारे में डेफ़िनेटली और बात करूँगी, लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप में से अगर कोई भी इस वीडियो से थोड़ा भी आइडेंटिफाई करते हैं, आप लोगों में से किसी ने भी अगर नार्सिसिस्टिक मदर या फादर या इवन ग्रैंड पेरेंट के साथ कुछ साल भी बिताए या उनके साथ एक छत शेयर की है, तो मेरी आपके साथ बहुत सिंपैथी है। आई कैन जस्ट से कि और कोई समझे या नहीं समझे, आई टोटली गेट यू, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप किस चीज़ से गुजरे हैं या अब भी गुजर रहे हैं। लेकिन किनारे पर पहुंचने की क्षमता, शक्ति, काबिलियत आप में अब भी पूरी तरह से है, लेकिन उसके लिए आपका खुद से राज़ी होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। हम मिलेंगे एक और अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।